हेलो आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बेहतर होंगे। आज क्लास 12 का रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए मेरे नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और जो क्लास 11 की लड़कियां 12 में गई हैं, उनके लिए मेरी यही दुआ रहेगी और हिदायत रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि 12 का रिज़ल्ट बेहतर हो सके। तो आज 12 की सीरीज़ आप लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए और उर्दू से जो भी आप लोगों का कतई ताल्लुक़ रह गया है या कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आज 12 की सीरीज़ की मैं पहला मज़मून लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने रुबाई की तशरीह भी पेश कर दी है। तो ये आपके 3rd सेमेस्टर का पहला मौजू है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की लिखी हुई दहली का एक यादगार मुशायरा जो 1261 हिजरी में हुआ था, लिखी गई थी और ये काफ़ी मशहूर भी हुई है। पढ़ने के बाद मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी रीडिंग के बाद वाले सेशन में। इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक पैराग्राफ के हिसाब से। मैंने इन सब का जवाब इस रुबाई में दे दिया है। तू भला हो तो बुरा हो ही नहीं सकता ए ज़ौक़, है बुरा वो ही कि जो तुझको बुरा जानता है, और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्योंकि बुरा कहने से उसके तू बुरा मानता है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं कल बारगाह सुल्तानी में हाजिर हुआ था। हज़रत ज़िल्लल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि इस मुशायरे में हम मिर्ज़ा फ़तेह उल मुल्क बहादुर को अपनी तरफ से भेजेंगे और अपनी गज़ल भी भेज कर मुशायरे की इज़्ज़त बढ़ाएंगे। और ये भी इशारा हुआ कि उस्ताद ज़ौक़ से भी कह देंगे वो भी मुशायरे में ज़रूर आएंगे। ये सुनकर हाफिज़ वीरान तो ठंडे पड़ गए। उस्ताद ने फरमाया, भाई मुझे याद आ गया, कल शाम को हज़रत पीर मुर्शिद ने मुझसे फ़ी फरमाया था और ये भी इरशाद हुआ था कि तू भी ज़रूर जावे मियाँ। मैंने इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा, मगर ये तो बता तरह क्या रखी है। मैंने वाक़या अर्ज़ किया और कहा कि हज़रत जल्ल सुबहानी ने तरह का झगड़ा ही निकाल दिया है। जो शख्स जिस बहर और जिस रदीफ़ काफ़िए में चाहे आकर गज़ल पढ़े। उस्ताद तो बहुत खूब कहते रहे, मगर हाफिज़ वीरान की तेवरी के बल नहीं गए। बराबर बड़बड़ाते ही रहे कि अल्लाह खैर करे, देखिए इस मुशायरे का क्या हश्र होता है। हज़रत पीर मुर्शिद भी बैठे बैठे अश्कले छोड़ा करते हैं और वो अपनी कहे गए, मैं तो उठ सलाम कर चला आया। दूसरा हमला असदुल्ला खान गालिब पर था। चांदनी चौक से होता हुआ बिल्ली मारों में आया। हकीम महमूद खान साहब के मकान के सामने कासिम जान की गली कटी है। बाएं तरफ पहला ही मकान उनका था। ये मकान मस्जिद के पीछे है। उसके 2 दरवाजे हैं, एक मर्दाना दूसरा जनाना। महल सहरा का एक रास्ता मर्दाने मकान में से भी है। बाहर के दरवाजे के दहलीज ज़रा सी धंसी हुई सी है। दरवाजे के ऊपर एक कमरा है और कमरे के दोनों पहलुओं में 2 कोठरियां हैं। गर्मी में मिर्ज़ा साहब दोपहर के वक्त इसी एक कोठरी में रहा करते हैं। दरवाजे से गुजरकर मुख्तसर सा सहन है और सामने ही दलान है। जब मैं पहुंचा तो अंदर के दलान में गावे तकिए से लगे बैठे कुछ लिखे रहे थे। मिर्ज़ा नौशा की उम्र कोई 50 साल की होगी। हसीन और खुश रूह आदमी है। कद ऊंचा और हाड़ बहुत चौड़ा चकला। मोटा नक्शा और सुर्ख सफ़ेद रंग है, लेकिन इसमें कुछ जर्दी झलकती है। ऐसे रंग को मुहावरे में चंपई कहा जाता है। आगे के 2 दांत टूट गए हैं। दाढ़ी भरी हुई है मगर घनी नहीं है। सर मुंडा हुआ है। इस पर लंबी स्याह पोस्तीन की टोपी है जो कलापा पाक से मिलती जुलती है। ये एक बुर्का, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद मलमल का अंग रखा, उस पर हल्की जर्द ज़मीन का जामादार का चुग्गा। मेरी आहट पाकर लिखते लिखते आँख ऊंची की। मैंने आदाब किया, सलाम का जवाब दिया और आँखों से बैठने का इशारा किया। मैं एक तरफ बैठ गया। अभी बैठा ही था कि नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ान आ गए। ये अमीनुद्दीन खान साहब लोहारू के भाई हैं। रेख्ते में रक्षा और फ़ारसी में नेर तखल्लुस करते हैं।
रेख्ता में रक्षा और फ़ारसी में नीर तखल्लुस करते हैं। कोई 40 साल की उम्र है, इंशा परदाजी, जोग्राफिया, तारीख़ इल्मुल हिसाब, अस्माउल रज़ाल, तहक़ीक़ लुग़ात और वाक़फ़ियत आमा में अपना जवाब नहीं रखते। मिर्ज़ा नौसा की खलीफा है। छोटा कद, बहुत गोरा रंग, नाजुक नाजुक नक्शा, गुलाबी आँखें, चुग्गी दाढ़ी, छरीदा बदन, गर्ज निहार खूबसूरत आदमी है। एक बुर्का, सफ़ेद पजामा और सफ़ेद ही अंगरखा ज़ेब बदन था। कालिब चढ़ी हुई चोगोसिया टोपी सर पर थी। एक बड़ा रुमाल समोसा बनाकर शानों पर डाले हुए थे। मैंने उठकर सलाम किया। उन्होंने बढ़कर मसाफा किया और खामोश एक तरफ दो जानों नहायत अदब से बैठ गए। थोड़ी देर में मिर्ज़ा गालिब भी लिखने से फारिग हुए। पहले नवाब साहब की तरफ मुड़े और कहने लगे, मियाँ नैयर, तुम किस वक्त आ बैठे? भाई, इस मिर्ज़ा तिफ्ता ने मेरा नाक में दम कर दिया। जालिम की तबीयत की रवानी किस तरह कम नहीं होती। हर ख़त में 8-10 गज़लें इस्लाह के लिए भेज देते हैं। इस्लाह देते देते थक जाता हूँ। मेरी तरफ देख कर कहा, आप शायद मौलवी करीमुद्दीन साहब हैं। मैंने कहा, जी हाँ। फरमाने लगे, हज़रत, आपकी तशरीफ़ लाने का मकसद मुझे पहले ही से मालूम हो गया था। कल ही मियाँ आरिफ आकर मुझे से मुशायरे में चलने का वादा ले गए हैं। कहो मियाँ नैयर, तुम भी चलोगे? नवाब साहब ने कहा, जहाँ आप वहाँ मैं आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी ज़रूर हमरा चलूँगा। मिर्ज़ा साहब ने पूछा, मगर भाई अब तक इलाही नहीं आए। मुझको उनका कल से इंतज़ार है। ए लो, वो आ ही गए। भाई, बड़ी उम्र है, अभी मैं तुम ही को पूछ रहा था। नवाब अलाउद्दीन खान इलाही नवाब लोहारू के वली अहद हैं। कोई 23-24 साल की उम्र है। मुतवस्सित कद, गंदमी रंग, मोटा नक्शा, गोल चेहरा, शरबती आँखें और घनी चढ़ी हुई दाढ़ी है। लिबास में गलते का तंग मेहरी का पैजामा, सफ़ेद जामदानी का अंगरखा, उस पर सीना खुली हुई सियाह मखमल की नीम आस्तीन और सर पर सियाह मखमल की चौगसिया टोपी थी। वो भी आदाब करके एक तरफ बैठ गए और कहा, वाकई आज देर हो गई। मुझे खुद ख्याल था कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी तरफ देखकर कहा, आपकी तारीफ़। मिर्ज़ा नौशा ने तमाम क़िस्सा बयान किया और कहा, इलाही, तुमको भी चलना होगा। अभी तो तुम शायद लोहारू नहीं जा रहे हो। उन्होंने कहा, बहुत खूब, आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो मैं भी हाजिर होऊंगा। जब यह मरहला भी तय हो गया तो मैंने इजाज़त चाहिए वहाँ से रुखसत होकर नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान में आया। उन्होंने मर्दाने का एक हिस्सा मेरे लिए खाली कर दिया था। जो असबाब सुबह मैंने भेजा था उसको जमाया पाया, कपड़े उतारे, अंदर से खाना आया, खाकर थोड़ी देर सो रहा। 4 बजे के करीब उठकर हकीम मोमिन खां के यहाँ जाने की तैयारी की। हकीम साहब का मकान चीलों के कोचे में है। रास्ते में मौलवी इमाम बख्श साहब सहबाई मिल गए। ये कॉलेज में मेरे उस्ताद रहे हैं। खुला हुआ गंदुम रंग है, कहीं कहीं चेचक के दाग हैं, सर पर पट्टे हैं। बड़े दुबले पतले आदमी है, कोई 40 की उम्र होगी। एक बरका, सफ़ेद पाजामा, सफ़ेद अंगरखा, कश्मीरी काम का हुब्बा पहनते हैं और सर पर छोटा सफ़ेद सहाफ़ा बांधते हैं। ये भी चीलों के कोचे ही में रहते हैं। मुझसे पूछने लगे, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, हकीम मोमिन खां के पास। पूछा, क्या काम है? मैंने हाल बयान किया। कहने लगी, चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हकीम आगा जान के छत्ते के सामने खां साहब का मकान था। बड़ा दरवाज़ा है, अंदर बहुत वसी सहन और उसके चारों तरफ इमारत है। दो तरफ दो सहचनियाँ हैं और सामने बड़े बड़े दलान दर दलान। पिछले दलान के ऊपर कमरा है, सामने के दलान के छत के कमरे का सहन कर दिया है, लेकिन मुंडेर पर बहुत छोटी रखी है। दलानों में चांदनी का फर्श है। अंदर के दलान में बीचों बीच कालीन बिछा हुआ है। कालीन पर गाव तकिए से लगे हकीम साहब बैठे हैं। सामने हकीम सुखानंद अल तखलुस रकम और मिर्ज़ा रहीमुद्दीन हया मुअद्दब दो
दो जानू बैठे हैं। मालूम होता था कि कोई दरबार हो रहा है, कि किसी को आंख उठाकर देखने और बिला ज़रूरत बोलने का यारा नहीं था। हाकिम मोमिन खां की उम्र तकरीबन 40 साल थी। कशीदा कामत थे, सुर्ख व सफ़ेद रंग था जिसमें सब्जी झलकती थी। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, लंबी लंबी पलकें, खिंची हुई भवें, लंबी सतून नाक, पतले पतले होंठ, उन पर पान का लाखा जमा हुआ, मसी आलूदा दांत, हल्की हल्की मूछें, खुश खासी दाढ़ी, भरे भरे बाजू, पतली कमर, चौड़ा सीना और लंबी लंबी उंगलियां। सर पे घुंघरू वाले लंबे लंबे बाल जुल्फे बनकर पुश्त और शानों पर बिखरे हैं। कुछ लटे पेशानी के दोनों तरफ का कुलों की शक्ल रखती हैं। कानों के करीब थोड़े बालों को मोड़ जुल्फे बना लिया था। बदन पर शरबती मलमल का नीची चोली का अंग रखा था, लेकिन उसके नीचे कुर्ता ना था और जिस्म का कुछ हिस्सा अंगरखे के पर्दे में से दिखाई देता था। गले में सिया रंग का फीता, इसमें छोटा सा सुनहरी तावीज़ का करेजी रंग के दुपट्टे को बल देकर कमर में लपेट लिया था और उसके दोनों सिरे सामने पड़े हुए थे। हाथ में पतला सा खास पुष्ट, पाँव में सुर्ख गुल बदन का पैजामा, मोहरियों पर से तंग ऊपर जाकर किसी कदर ढीला। कभी कभी एक बुर्का पजामा भी पहनते थे, मगर किसी किस्म का भी हो, हमेशा रेशमी और कीमती होता था। चौड़ा सुर्ख नीफा अंगरखे की आस्तीनें आगे से कटी हुई, कभी लटकी रहती थी और कभी पलट कर चढ़ा लेते थे। सर पर गुलशन की दो पलड़ी टोपी, इसके किनारे पर बारीक लैस। टोपी इतनी बड़ी थी कि सर पर अच्छी तरह मढ़ कर आ गई थी। अंदर से मांग और माथे का कुछ हिस्सा और बाल साफ झलकते थे। गर्ज ये कि निहायत खुश पोशाक और जामा जेब आदमी थे। जब मैं और मौलवी सहबाई दोनों पहुँचे तो हकीम साहब आलम मिर्ज़ा रहीमुद्दीन हयात से कह रहे थे, साहब आलम, तुम्हारे शतरंज के नक्शों ने मेरा नाक में दम कर दिया है। एक हों दो हों, आखिर ये रोज़ रोज़ की फरमाइश कोई कहाँ तक पूरी करे। साहब आलम ने कहा, उस्ताद क्या करूं? रेजिडेंट बहादुर के पास विलायत से शतरंज के नक्शे हल करने को आया करते हैं। कुछ तो मैं खुद हल करके उनके पास भेज देता हूँ, जो समझ में नहीं आते वो आपके पास ले आता हूँ। हकीम साहब ने नज़र उठाकर हमारी तरफ देखा और हमारा सलाम लेकर कहा, बैठिए बैठिए। हम बैठ गए और फिर साहब आलम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, मियाँ हया, जो नक्शा तुम लाए हो वो तो मेरे ख्याल में कुछ पेचीदा नहीं है। तुम कहते हो कि सुर्ख बहरों को मात होगी, मैं कहता हूँ नहीं, सब्ज को होगी। तुम बिशात बिछाओ, मैं अभी समझाए देता हूँ। अच्छा, ज़रा मौलवी सहबाई से बात कर लूँ और मियाँ सखनन तुम बैठे इंतज़ार करते रहो। मैं हुक्म लगा चुका हूँ कि जब तक पूरब की तरफ से उसका चिपकली का जोड़ा ना आ जाए, ये सामने की दीवार से ना जाएगी। इसका जोड़ा आए फिर आए। सखानंद हकीम थे, रकम तखल्लुस करते थे, पूरे में रहते थे। कोई 40 साल की उम्र थी। रेख्ते में शाह नसीर के और रमल में खां साहब के शागिर्द थे। बड़े खुश पोशाक, खुश वज़ा, खुश इखलाक, ज़रीफ़ुल तबा, हलीम, खूबसूरत और शकील आदमी थे। उस्ताद का ऐसा अदब करते थे जैसे कोई बेटा बाप का करता है। हकीम साहब की बातें सुनकर बहुत खूब मुनासिब कहते रहे। इनसे गुफ्तगू करके हकीम साहब हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, अरे भाई सहबाई, तुम तो कई दिन से इन्हें नहीं आए, कहो खैरियत तो है? और आपके साथ ये साहब कौन हैं? मौलवी सहबाई ने कहा, ये पहले कॉलेज में मेरे शागिर्द थे, अब मतबा खोल लिया है, वहाँ मुशायरा करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देने आए हैं। हकीम साहब ने कहा, बस साहब, मुझे माफ़ी कीजिए, अब दहली के मुशायरे शरीफों के जाने के काबिल नहीं रहे। एक साहब हैं, वो अपनी उम्मत को लेकर चढ़ आते हैं। शेर समझने की तो किसी को तमीज़ नहीं, मुफ्त में वाह वाह सुबहान अल्लाह गुल मचाकर तबीयत को मनगज़ कर देते हैं। ये कह नहीं समझते कि साहेब दो चीज़ में सिकंदर कदर सोरा
तहसीन नाशनास व सुकूत सखन सनास। दूसरे साहब हैं, वो हुद को हाथ लिए फिरते हैं और खामखा उस्तादों पर हमले कराते हैं। खुद तो मैदान में नहीं आते, अपने नाअहल पट्टों को मुकाबले में लाते हैं। इस रोज़ जो उस जानवर से ये शेर पढ़कर मरकज़ महवरे गर्दों ब लबे आब नहीं, नाखून कौ से कज़ा सबाए मजरा नहीं। कहा, यह गालिब के रंग में लिखा है, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझको किस कदर नागवारा गुजरा है। गालिब के रंग में शेर कहना तो कजा, वो या उनके उस्ताद पहले मिर्ज़ा नौशा के शेरों को समझ तो लें। अब रहे मेरे साहब, तो उनकी बात दूसरी है। वो भी वाहियात बकते हैं, मगर किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से मुशायरे में कुछ चहल पहल हो जाती है। भाई, मैंने तो इसी वजह से मुशायरे में जाना ही तर्क कर दिया है। मैंने अर्ज़ की, इस मुशायरे में उस्ताद ज़ौक़ और मिर्ज़ा नौशा ने आने का वादा कर लिया है। हज़रत जिल्ल सुबहानी की गज़ल भी आएगी। फरमाया, हर शख्स मुख्तार है, खुद आइए चाहे गज़ल भेजे, मैं तो ना आऊँगा ना गज़ल भेजूँगा। ये बातें हो ही रही थी कि एक बनारस का सौदागर कपड़ों के 2 गट्ठे लेकर आया। शहर में जब कोई कपड़ों का सौदागर आता है तो हकीम साहब के पास उसका आना लाजमी था। रेशमी कपड़ों से उनका इश्क था। कोई कपड़ा पसंद आता तो फिर कीमत की परवाह नहीं करते थे, जो मांगता देते। उस सौदागर ने आकर एक गठरी मजदूर के सर पर उसे उतारी। उसमें से से एक चिपकली नीचे गिरी और दौड़कर सामने की दीवार पर चढ़ गई। जो चिपकली पहले से दीवार पर जमी बैठी थी, वो लपक कर उससे आ मिली और दोनों मिलकर एक तरफ चली गई। हम लोग बैठे ये तमाशा देखते रहे। जब दोनों चिपकलियाँ चली गई तो हकीम साहब ने कहा, मियाँ रकम तुमने देखा? उन्होंने कहा, जी हाँ, एक खाने का हिसाब लगाने में मुझसे गलती हुई। मैंने जो अपनी राय पर इसरार किया था, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। कहने लगे, इसका ख्याल ना करो, इंसानी ही से गलती होती है। हाँ तो मियाँ साहबाई, मुशायरे के मुतालिक हमारा तो साफ जवाब है। मैंने जवाब देखा कि खान साहब हाथों से निकले ही जा रहे थे तो मुझे नवाब ज़ैनुल आबिदीन साहब का आखिरी नुस्खा याद आया। मैंने कहा, मुझे तो इस मुशायरे से बराए नाम ताल्लुक़ है। सब किया धरा नवाब ज़ैनुल आबिदीन खास आरिफ का है। वो बहुत बीमार हुए हैं और उनको अब ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मरते मरते एक ऐसा मुशायरा देख लें जिसमें दिल्ली की तमाम कामिलीन फ़न जमा हों। वो खुद हाजिर होते, मगर हकीम एहसन अल्लाह खान साहब ने उनको कहीं आने जाने से मना कर दिया है। ये आखिरी फ़ुकरा है। फ़ुकरा मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। खान साहब बड़े गौर से मेरी बात सुनते रहे। मैं खामोश हुआ तो मौलवी इमाम बख्श साहब की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, अफसोस है, क्या खुश फ़िक्र और ज़हीन शख्स है। ये उम्र और मायूसी, सच है, हमेशा रहे नाम अल्लाह का। मेरी तरफ देख कर कहा, अच्छा भाई तुम जाओ, मेरी तरफ से आरिफ से कह देना कि मियाँ मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने देखा कि ये जादू चल गया तो और पांव फैलाए और कहा, नवाब साहब ने यह भी फरमाया था कि मौलवी साहबाई साहब, मुफ्ती सदरुद्दीन साहब और नवाब मुश्तफ़ा खान साहब शेफ्ता को भी अपने हमरा लाइएगा, जो तो इनायत होगी। हकीम साहब कहने लगे, मियाँ साहबाई से तो मैं अभी कह देता हूँ, और अब रहे आज़रदा और शेफ्ता तो वापस जाते जाते उनसे भी कहते जाओ, ये कह देना कि मैंने तुमको भेजा है। हाँ, तारीख क्या मुकर्रर की है, मुशायरा कहाँ होगा और तरह क्या है। मैंने तारीख बताकर मकान का पता दिया। तरह के मुतालिक हज़रत जहाँपनाह के हुज़ूर में जो गुफ्तगू हुई थी वो बयान की। कहने लगे, हमारा बादशाह सलामत भी अजीब चीज़ है, जो सूझती है नहीं सूझती है। शायद ऐसा मुशायरा कहीं भी ना हुआ होगा कि जिसमें तरह ना दी गई हो। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि झगड़े का झोंपड़ा ही नहीं रहा। मगर भाई बात यह है कि जब तक मुकाबले की सूरत ना हो, न शेर कहने में जी लगता है, न पढ़ने में लुत्फ़ आता है। यह कहकर वो कपड़े देखने में मशगूल हो गया और मैं सलाम करके रुखसत हुआ। चितली कबर के करीब हवेली अजीज़ आबादी के सामने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब का मकान था। उसके नज़दीक मटिया महल में नवाब मुस्तफ़ा खान साहब शेफ्ता रहते हैं।
मुफ्ती सदरुद्दीन के यहाँ जाकर मालूम हुआ कि शेफ्ता भी मुफ्ती साहब ही के पास बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो इससे बेहतर मौका मिलना मुश्किल है, दोनों से एक ही जगह मिलना हो गया। ये सोचकर अंदर गया। मकान कोठी के नमूने का है, अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी दोनों वज़ा को मिलाकर बनाया गया है। सहन बहुत बड़ा नहीं है, इसमें मुख्तसर सी नहर है, सामने दलान और पहलू में अंग्रेज़ी वज़ा के कमरे हैं। बाहर के दलान में कवाड़ लगाकर उसको भी कमरे की शक्ल का कर दिया है। दलानों से मिला हुआ ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर तख्त बिछे हुए थे, इन पर चांदनी का फर्श और 2 तरह गाँव तकिए लगे हुए थे। तख्तों पर मुफ्ती साहब और नवाब साहब बैठे बातें कर रहे थे। मुफ्ती साहब की उम्र कोई 56-57 साल की थी। गदाज जिस्म, सांवला रंग, छोटी छोटी आंखें, ज़रा अंदर को धसी हुई, भरी हुई दाढ़ी, बहुत सीधी सादी वज़ा के आदमी हैं। ज़ाहिरी नुमाइश से कोई सरोकार नहीं। बदन में सफ़ेद एक बरका पजामा, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही सहाफ़ा। जामा ज़ेबी में हकीम मोमिन खां के बाद दहली में नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ताही का नंबर था। उनका रंग गहरा सांवला था, लेकिन नाक नक्शा गज़ब का पाया था। उस पर नीची सियाह गोल दाढ़ी बहुत भली मालूम होती थी। जिस्म के किसी कद्र भारी और कद मुतवस्सित था। लिबास में भी ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करते थे। तंग मोहरी का सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद कुर्ता, नीची चोली का सफ़ेद अंगरखा और किबला नुमा पच गोशिया टोपी पहने हुए थे। तकरीबन 39-40 साल की उम्र है। मैं आदाब करके तख्त के एक कोने पर 2 जानू बैठ गया। मुफ्ती साहब ने आने का सबब पूछा। मैंने हकीम मोमिन खां का पैगाम पहुंचा दिया। मुफ्ती साहब ने बड़े ताज्जुब से पूछा, खां साहब ने तो मुशायरे में ना जाने का अहद कर लिया था। भाई शेफ्ता, ये क्या मामला है? या खुद नहीं जाते थे तो दूसरों को भी साथ घसीट रहे हैं? मैंने नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ का वाक़या बयान किया। कहने लगे, हाँ तो ये यूँ कहो ये बात है, वरना मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी कि हकीम साहब मुशायरे में जाएं। अच्छा भाई आरिफ से कह देना कि मैं और शेफ्ता दोनों आएंगे। यहाँ से छुट्टी हुई तो मैं ये समझा कि गोया गंगा नहा लिया। खुशी खुशी आकर नवाब ज़ैनुल आबिदीन साहब से वाक़या बयान किया। वो भी मुतमईन हो गए। जब हकीम मोमिन खां का हाल बयान किया तो उनके आंसू निकल आए। कहने लगे, मियाँ करीमुद्दीन, तुमको ये भी मालूम है कि मेरी हकीम साहब से सफाई नहीं है। मैंने कहा, नवाब साहब आप क्या फरमाते हैं? उन पर तो आपकी बीमारी का सुनने का ऐसा असर हुआ कि बयान नहीं कर सकता। शायद उनका सगा भाई भी होता तो इतना ही असर होता। मुफ्ती साहब से मालूम हुआ कि उन्होंने मुशायरे में न जाने का अहद कर लिया था। सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने ये अहद तोड़ा है। नवाब साहब ने कहा, मियाँ तुम उन लोगों की मोहब्बतों का हाल क्या मालूम? ये लोग वो हैं कि अपने दुश्मन को भी मुसीबत में नहीं देख सकते। खैर उसको जाने दो। अब ये बताओ, तुम्हारा मकान खाली हो गया या नहीं? मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल खाली है। हुक्म हो तो मैं भी खिदमत में रह कर मदद करूं? फरमाए, नहीं भाई नहीं। जहाँ 2 आदमियों ने मिलकर किसी काम में हाथ डाला वो ख़राब हुआ। तुम इस इंतज़ाम को बस मुझ पर छोड़ दो। मैं जानूं और मेरा काम जाने, बल्कि तुम इधर आना भी नहीं। तुमने आकर अगर मीन निकाली तो मुझ पर दोहरी तहरी मेहनत पड़ेगी। तो रीडिंग का ये सिलसिला आप ख़त्म हुआ, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इसका जो भी खुलासा है वो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एक वीडियो में दे दूँ। तब तक आप किताब से, आप सबके पास किताबें मौजूद है ऑलरेडी, जो किताब गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उसी किताब में ये मौजूद है। पेज नंबर 117 में इसका एंडिंग है, 103 से शायद शुरू है। तो आप इसे अपने रीडिंग में रखिए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन वगैरह जो भी माने आपको समझ में नहीं आए उसके अल्फाज माने भी आप देख कर डिक्शनरी से रखिए। और आने वाले वीडियो में मैं इसका खुलासा पेश करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो कुछ कमेंट्स भी कीजिए,
اگر سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا. شکریہ.